सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर आया हूं। उनसे सवाल पूछे हैं और वो सवाल क्यों पूछने पड़े वो भी आपको आज पाठशाला में बताऊंगा। और एक एक सवाल राकेश टिकैत पर बम की तरह फटा जब उनसे वो सवाल पूछ रहा था। उनके जवाब सुनिएगा, कैसे वो फिर जलेबी छानने लग गए वो देखिएगा, कैसे वो जवाब नहीं दे पाए इसको भी समझिएगा। उपचुनाव के रिजल्ट से आंदोलन जीवियों को क्यों शौक लगा है यह भी आपको बताऊंगा। होली गई, दिवाली आ गई, आंदोलन कब तक चलने वाला है आज इसका सवाल भी पूछूंगा। और आखिर में मुगल सीरीज में बताएंगे अकबर ने अपने चाचा को क्यों मरवाया। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला में। सबसे पहले किसान आंदोलन का चैप्टर। पिछले 343 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है। बीते 26 नवंबर को शुरू हुआ था किसान आंदोलन, आज भी चल रहा है। सर्दी, गर्मी, होली, दिवाली सब मना लिया इन लोगों ने। लेकिन सवाल यह है कि इन सब से हासिल क्या हुआ और क्या यह आंदोलन पूरे देश का है, जो बार बार सवाल उठता है। यह बार बार क्यों पूछे जाने के बावजूद जवाब नहीं मिलता। इसका सवाल जब राकेश टिकैत से पूछा तो क्या मिला, जवाब सुनिएगा। लेकिन यह क्यों पूछना पड़ा। किसान आंदोलन का असर यह हुआ कि कृषि कानून पर रोक तो लग गई। कानून तो नहीं आया, आप लोगों ने कह दिया पूरे देश का विरोध प्रदर्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ लोग भी पूछ रहे हैं कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर क्यों हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर आने जाने वालों को परेशानी बढ़ रही है। जनता अब किसान आंदोलन से दूरी बना रही है। कम से कम उपचुनाव के नतीजे तो यही कह रहे हैं। आप राकेश टिकैत और दूसरे लोग हर जगह जाके कह रहे हैं बीजेपी को हरा दो। बंगाल में उनकी सीटें बढ़ गई, असम में उनकी सरकार बन गई। किस तरीके का यह देश भर का आंदोलन है जिसमें बीजेपी जीतती जा रही है। अब आप तस्वीर देखिए कि जो उपचुनाव के नतीजे आए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको देने वाला हूं। 29 सीट थी जिसमें बीजेपी की सीट जो है वो बढ़कर 14 हो गई। 14 सीट बीजेपी प्लस को आई है, यानी एक सीट का फायदा ही है, नुकसान नहीं हुआ है। तो अब मुझे यह बताइए एक सीट का फायदा कैसे हो रहा है अगर यह देश भर का आंदोलन है। हरियाणा की बात आपको बताता हूं। पंजाब और हरियाणा को किसान आंदोलन का केंद्र कहा जा रहा है। उपचुनाव में किसान आंदोलन के असर की बात कही जा रही थी। हरियाणा में क्या हुआ आपको देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नतीजा अगर आप कहिए किसान आंदोलन के लिहाज से तो वो हरियाणा से आया। आईएनएलडी के अभय चौटाला वहां से जीत गए। यह जीत किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ गुस्से के तौर पर नहीं देखी जा रही और इसकी दो वजह है। हरियाणा की सीट जो है, हरियाणा जहां पर कहा जाता है कि किसान बहुत नाराज हैं बीजेपी से, उस तस्वीर को समझिए। जीता कौन? आईएनएलडी, सही बात। जीते कौन? अभय चौटाला। लेकिन यह सीट इन्हीं की थी, इन्होंने ही इस्तीफा दिया था इसलिए खाली हुई थी, किसी और की सीट नहीं थी, इनका गढ़ था। अब अगर आपको इस सीट के बारे में बताऊं, 2019 में बीजेपी को यहां कितना वोट शेयर मिला और 2021 उपचुनाव में बीजेपी को कितना वोट शेयर मिला, यह आप देखेंगे तो सवाल पूछेंगे कि कहां है हरियाणा का किसान आंदोलन। बीजेपी का देखिए वोट शेयर। 2019 में बीजेपी को इसी सीट पर जो आईएनएलडी जीती, अभय चौटाला जीते थे, बीजेपी को 30% वोट शेयर मिला था। और अब जब उपचुनाव हुए इस ऑलमोस्ट साल भर के किसान आंदोलन के बाद, जिसमें कहा गया कि हरियाणा का किसान बहुत नाराज है, बीजेपी को वोट शेयर मिला है 39%। एलनाबाद सीट पर यानी 9% वोट शेयर जो है वो बढ़ गया बीजेपी का। अब मुझे बताइए हरियाणा के अंदर अभय चौटाला की सीट पर जो आईएनएलडी की सीट है, उस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 9% बढ़ रहा है, तो क्या यह सवाल ना पूछा जाए कि यह कैसा आंदोलन है। हरियाणा का किसान तक तो वोट कर नहीं रहा, देश भर में बीजेपी और गठबंधन जीत रहे हैं। दूसरी वजह, जिस सीट पर बीजेपी हारी उस सीट पर पहले अभय चौटाला विधायक थे एलनाबाद में, उनका अपना प्रभुत्व है और किसानों का समर्थन मिलने के बाद अगर बीजेपी का वोट शेयर 9% बढ़ रहा है तो कैसी नाराजगी बीजेपी की को लेकर। कांग्रेस का वोट शेयर गिर गया। जिस कांग्रेस को इसी आंदोलन से उम्मीद थी उसका वोट शेयर जो है वो गिर गया है। तो इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। हिमाचल, राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा।
लेकिन इसके बाद अगर आप बाकी जगहों पर देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, असम में 5 की 5 सीट बीजेपी गठबंधन के पास चली गई, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तेलंगाना में बीजेपी का खाता खुल गया, हजूराबाद में वो सीट जीत गए टीआरएस को हराकर। इन नतीजों को देखने के बाद क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश में किसान आंदोलन, जो देश का किसान आंदोलन बताया जा रहा है, वो क्यों बीजेपी को नहीं रोक रहा? अगर कि देश भर का किसान चाहता है कि तीनों काले कानून, सो कॉल्ड काले कानून वापस हो जाएं, तो बीजेपी कैसे जीत रही है? उसके सहयोगी कैसे जीत रहे हैं? हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है? उपचुनाव के नतीजों पर आंदोलनकारी किसान नेता क्या सोच रहे हैं? किसान और कितनी होली दिवाली दिल्ली बॉर्डर पर मनाएंगे, क्यों रास्ता खाली नहीं करते? इन नतीजों को देखने के बाद भी इस पर मैंने सवाल जवाब किए राकेश टिकैत से। आपको वो इंटरव्यू दिखाता हूं, देखिए राकेश टिकैत क्या जवाब देते हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका भाई। आपको और आपके तमाम साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोग कैसे मना रहे हैं दिवाली? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। दिवाली तो किसान की क्या दिवाली, अपना दीप जला लेंगे, दिवाली होगी, अपना दाल चावल बनाएंगे, अपना हलवा बना लेंगे, होली दिवाली। अच्छा। नहीं, मुझे लगा वो जो बीच में शुरुआत में मैंने देखा था या सबने देखा था कि कुछ वहाँ सिंगू बॉर्डर पर पिज्ज़ा भी चलता था और फुट मसाज भी होता था, तो मुझे लगा उस तरीके का कुछ बड़ा आयोजन इस बार आप लोग कर रहे होंगे। ना, वो तो देखने वाला है कि क्या देखना चाहो। अच्छा राकेश टिकैत जी, उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें बीजेपी गठबंधन को पिछले बार से भी 1 सीट ज्यादा ही आई है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका आंदोलन जो है, जिसको आप देश भर के किसानों का आंदोलन बताते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसके पहले जब चुनाव हुए थे, बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ गई, असम में उनकी सरकार बन गई, और अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो भी बीजेपी की सीटें आ ही रही हैं, तो आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं किसान को छोड़कर? कितने सीटों पर था उपचुनाव? 29 सीट पर था सर। कितनी जीती? बीजेपी गठबंधन को 14 आई है सर। है जी, 14 पिछले बार 13 थी, 29 में से इस बार बढ़कर 14 हो गई हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो नहीं, पर इसमें ठीक ये नहीं लगता कि कमाई है इनकी सीटें, जैसा बीजेपी की जैसा कमी 6 सीटें आई है। नहीं सर, हिमाचल को छोड़ के सब जगह ठीक ठाक मामला है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक होगा भाई। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं देश भर का किसान नाराज है, डीजल के रेट, देश भर का किसान नाराज है, तो बीजेपी जीत कैसे रही है? उनके साथी कैसे जीत रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई पे लोग वोट दे रहे हैं इनको। अब जिस पे भी दे रहे हो, महंगाई पे दे रहे क्या वोट? जिस पे भी दे रहे हो, किसान भी तो दे ही रहे होंगे सर। महंगाई बढ़ रही। हाँ, तो हम अगर अपना रेट मांग रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप रेट मांगिए, लेकिन उसके लिए जो आप रास्ता बंद करके बैठे हैं, आप जो उसके लिए प्रदर्शन का तरीका अपना रहे हैं, उसके लिए जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं, उसको लेकर सवाल उठते हैं। आप कहते हैं देश का आंदोलन है, देश का आंदोलन कैसे? मैं ये समझना चाह रहा हूं। गलत है आपके, है देश का ये आंदोलन यहाँ हो रहा, पूरे देश में हो रहा। क्या सा आवाज बंद करोगे क्या? बिल्कुल किसी को कहाँ हो रहा है सर? बोलने नहीं दोगे? मुझे बताइए ना सर, अगर देश में किसान आंदोलन कर रहा है तो बीजेपी कैसे जीत रही है? आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में 1 सीट पे उपचुनाव था, अभय चौटाला जी की सीट थी, वहां भी बीजेपी को 40% के करीब वोट पड़ गया। अरे मैं इलेक्शन थोड़ा लड़वा रहा हूँ भाई आपको, हम आंदोलन कर रहे। आंदोलन में कम आंदोलन हो रहा हो तो भाई वो बताओ।
अरे पर आंदोलन तो ठीक चल पर रहा है, एक राकेश साल से टिकैत चल जी, रहा। वही तो पूछ रहा हूं, शर्म नहीं किसका आती? आंदोलन है ये? जब मतलब शर्म नहीं आती? जब हरियाणा में बीजेपी को मैं वोट पड़ ये रहा है, कह रहा हूं जब कि बीजेपी को असम में पड़ रहा है, जब बीजेपी को बिहार में पड़ रहा है, बीजेपी गठबंधन को नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, हर जगह पड़ ही जा रहा है, तो ये आंदोलन कर कौन रहा है? किसका आंदोलन है? भाई चलो, अगर हम आंदोलन गलत कर रहे भाई, हमको उठवा दो जबरदस्ती, फोर्स मिलिट्री तो है उनके पास। नहीं तो जबरदस्ती उठाने की बात अगर है। हम सुप्रीम गलत कोर्ट है, कहता है रास्ता अपनी साफ करने, समस्या- चडूरी अरे- साहब कहते हैं हम जो है अगर हटाया तो अच्छा नहीं होगा। तो करवा दो। अरे मैं कह रहा कि करवा दो ना रास्ता साफ। नहीं, रास्ता साफ क्यों करवा दे? आप खुद हट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो पुलिस फोर्स लगा कर करो। हमें तो कहा नहीं, और हमने रास्ता खोल रखा। नहीं राकेश टिकैत जी, देखिए ये गलत बात है। आप क्या है, आप बात घुमाते हैं राकेश टिकैत जी। अरे सुनो, तुम एक बात बताओ, आप लोग ये बताओ कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बिहार में है। ट्रैक्टर है आपके वहां पे? हाँ, आपके गांव में होगा, अगर पड़ोस में हो किसी में? हाँ है, ट्रैक्टर है। तो पहले तो आप अपने घर से 10 साल पुराना, 15 साल पुराना ट्रैक्टर खत्म करो। पंपिंग सेट होगा तो अगर किसान हो तो वो खत्म करो। ये कानून में है, ये कानून ले आए, इसके लिए बैठे हम यहाँ पे। 10 साल पुरानी आपके यहाँ पे कोई गाड़ी भी है क्या? आपके जहां जिस ऑफिस में आप काम करते हो? बिल्कुल है सर। जनरेटर क्या 1 साल पुराना है आपके ऑफिस में? ये तो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है। पुराना, ये तो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है राकेश टिकैत जी। अरे लागू तो मैं बता तो रहा। अजय सुन तो लो, आप सुन तो लो, कोई बीमारी है बोलने की? मैं कह रहा कि आपके यहाँ पे जनरेटर क्या 1 साल पुराना है? अरे आप उसके आगे की बात बताइए तो फिर मैं बताता हूँ। मैं दफ्तर में काम करने आता हूँ, मैंने पूछा नहीं कि जनरेटर कितने साल पुराना है। ये क्यों आप पहले सारी डिटेल बनाओ अपने ऑफिस की। ठीक है, बना ली। अब उसके बाद आगे बताइए। यहाँ पे कोई गाड़ी है? नहीं, बना ली। अब आगे की बात बताइए। मुद्दे पे आइए। मेरे यहाँ पुरानी गाड़ियां भी होंगी, पुराना जनरेटर भी होगा। आप उसको अरे होगा तो फिर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आप उसको पहले तुड़वाओ। आप उसको नहीं तो अगर मैं कानून का उल्लंघन कर रहे हो, अगर कानून का उल्लंघन भी हो रहा होगा तो हमारे दफ्तर के लोग प्रदर्शन तो नहीं कर रहे सड़क छेक कर? तो ये फिल्म सिटी का रास्ता तो बंद नहीं कर दिया एक बार? अच्छा, फिर कानून मानो। अरे कानून मानो ना। आप कौन सा कानून मान रहे हैं मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता खाली होना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू है कि हमने तो रास्ता बंद नहीं किया। कि हम कानून, हमने ये रास्ता बंद करने का आंदोलन नहीं है। तो रास्ता खोल दीजिए। ये रास्ता बंद करने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है फसलों के रेट का। ये आंदोलन है 3 कानून का। आपको जो वो मिल गया ना, एक जो 10 दिन का जो पैकेज मिल रहा है ना आपको, कि आपको रास्ते पे बात करनी किसान के, आप किसान की फसल पे भी बात कर लो प्यार से। उनका क्या रेट? किसान की फसल पर भी बात होनी चाहिए भाई। प्रधानमंत्री देश भर के किसानों की बात होनी चाहिए। बात सुन लो, आप बात सुन लो। मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप किसान की बात ये कर लो कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी से थी और रहेगी, और फसल कहीं पे भी आप बेच लो। तो हमको भाई फसल बेच लेने दो। हमारी फसल दिल्ली के पार्लियामेंट के पास में बिकेगी, बिकवा दो आप। चलो हमारे साथ ट्रैक्टर लेके चलेंगे। दिल्ली की फसल आप चलो, बिल्कुल आपकी बिल्कुल देख रेख में चलेंगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या पार्लियामेंट फसल बेचने के लिए बनी हुई है? बताओ क्या कह रहे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्लियामेंट फसल बेचने के लिए बनी हुई है? अरे क्यों नहीं बची? कल को कहेंगे टाइम्स नाउ ना भारत के दफ्तर में घुस के हम बेचेंगे फसल? ये कोई बात है? कल को कोई कहेगा हम राकेश टिकैत के घर में बैठकर जो है वो मॉल बनाएंगे? ये कोई बात है? अरे सुन तो ले महाराज सुन ले। हम ये कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं पे भी बेच लो। उन्हें कोई स्थान नहीं बताया। जी नहीं। तो आपके यहाँ पे भी बाहर कोई जगह ठीक होगी? जी नहीं। राकेश टिकैत जी आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको बात बुरी लग जाएगी। परेशानी है? नहीं राकेश टिकैत जी, आप ना जवाबों की जलेबी छानते, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बात घुमाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा किसान जहां चाहे वहां अनाज बेच सकता है, मतलब मंडी में बेच सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि संसद के अंदर बैठ के फसल बेचेगा अपनी।
नहीं 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 नहीं, मंडी के बाहर सुन लो, आप जानकारी अपनी करेक्ट करो पहले। मंडी के बाहर, मंडी तो थी, मंडी तो एक प्लेटफार्म है, जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, जैसे कोई भी बस स्टैंड है वहां के बगैर बस नहीं रुक सकती, ऐसे ही मंडी का एक प्लेटफार्म था, किसान अपनी फसल जाकर वहां बेच सकता था। अब इस कानून में यह है कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, तो कहीं का मतलब तो भाई कहीं है, हमको जहां पर ठीक लगेगा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच की जगह वहां पर सुरक्षित है, कोर्ट की देखरेख में आप लोग भी रहोगे। भारत सरकार ने कानून बनाई, पार्लियामेंट हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं जरूरत है। क्या दिक्कत है? देश में कानून व्यवस्था चलती है, हर चीज की जगह बनी हुई है। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि देश के पार्लियामेंट के बाहर जाकर अनाज बेचेंगे, इसको अराजकता कहते हैं, इसको अराजकता कहते हैं। आपके साथ देश का किसान नहीं है, आपके साथ देश के किसान वोट नहीं कर रहा, और आप कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो देश के किसान के लिए कर रहे हैं, और फिर संसद को घेर लेंगे, ये अराजकता है। सुन तो लो भाई, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं? कोई चीज कह रहा है आप देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं? मुझे ये बताइए। अरे हम तो मान रहे, जब भी तो कह रहे हैं देश के, हम जब भी तो कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आप आइए और बात कर लीजिए। आपके पास मंडी संसद के बाहर लगाने की फुर्सत है, आपके पास जाकर बात करने की फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, आप बात करवा दो, आप बन जाओ हमारे बिचौलिया, चलो। नहीं, हम क्यों करवा दें सर? आप देश भर में घूम घूम कर बीजेपी को वोट मत दो ये बोल सकते हैं, आप जाकर कृषि मंत्री से बात नहीं कर सकते। आप जाइए कृषि मंत्री के घर पर और वहां बैठ जाइए। हम ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ से हो या आप प्रेस की तरफ से हो? मैं किसान की तरफ से हूं, भाषा बोल रहे, मैं किसान की तरफ से हूं। वो ना वो ये, अच्छा सुन लो, तो वे क्या कहते हैं, ये बात सुनो। वे कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा, संशोधन पे कोई बात करनी हो धरना खत्म करके बातचीत कर लो, ये शब्द कहते हैं। अब बताओ भाई, धरना खत्म करके और कानून वापसी होगा, नहीं तो इसका मतलब किताब में उन्होंने लिख लिया, किसान तो जाके वहां पे साइन कर आवे, तो ऐसा तो देश में नहीं होगा। ना हम साइन करने जाएंगे, ना देश का किसान कमजोर था, ना है और ना रहेगा। राकेश सब ध्यान से सुन लेना सब। आप बात करने के लिए कहते हैं, आप तैयार हैं? और जिस भाषा में, हाँ तैयार है बिल्कुल। ठीक है, फिर आप कहते हैं कानून वापस नहीं होगा। आपका एक ही मसला है कि कानून वापस हो जाना चाहिए, ठीक है? सरकार भी यही कह रही है। नहीं, वे कह रहे कि हम कानून वापसी नहीं करने के। सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। आप कह रहे हैं समस्या का निदान नहीं, आपको सिर्फ कानून वापस चाहिए। हमने ये कहा है कि बातचीत करो। अगर सरकार को कोई भी बात कहनी, कंडीशनल बात नहीं कि पहले कहो ये कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे इसलिए आप बात करने आ रहे हो। अच्छा मुझे ये बताइए राकेश टिकैत जी, सरकार को अपना पक्ष रखना है, राकेश टिकैत जी अंदर रखो। आज की डेट में ये तीनों कानूनों का स्टेटस क्या है? हाँ, ये देश को बर्बाद करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं ये तीनों कानून लागू हो गए। मंडिया, हाँ हो गए लागू। सर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आपको नहीं पता चला? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तीनों कानून पर रोक लगा रखी है। और सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछ रहा है, दिल्ली छोड़ दोगे तो पता चलेगा ना क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रहे हो। जाके देखो उत्तर प्रदेश में कानून लागू है, जाओ उत्तर प्रदेश में मंडी के बाहर खरीद हो रही है, मंडियों के बाहर खरीद हो रही है, खरीद होती है, मंडियों के बाहर पहले भी खरीद हो रही थी, इस कानून के तहत नहीं हो रही। के बाहर खरीद इस कानून के तहत नहीं हो रही। तीनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट का वर्जन क्या है आप पढ़ लीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, बोला तब तक कानून लागू नहीं होगा। यही तो कानून में है, यही तो कानून में है। कानून सिर्फ ये नहीं है कि खरीद होगी वो तो लागू है सर, इसका मतलब खरीद नहीं होनी चाहिए थी। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, कायदे से कानून के हिसाब से तीनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट खुद अभी कुछ दिन पहले कह रहा है कि जब आप हमारे और पास हम भी कह आ रहे रहे कि हैं, रोक नहीं लग रही, जब आप हमारे पास भी आ रहे हैं और हमने रोक लगा नहीं, हम रखी तो गए है, नहीं। तो आप प्रदर्शन किस हम बात तो का कर गए रहे हैं? नहीं, हम नहीं, मैं सुनिए ना हम सर, तो गए नहीं। राकेश जी, नहीं, मेरा हम प्रश्न, कह रहे कि हम तो गए नहीं। मेरा प्रश्न सुन कौन लीजिए। गया है? राकेश टिकैत जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। सुन लिया मैंने आपका। अरे मैं तो आपके भाव से आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा भाई। नहीं, आप आपके प्रश्न जो का भाव उत्तर हैं, कभी नहीं देंगे। उससे उत्तर दे देते हैं राकेश हम टिकैत तो। जी, आप प्रश्न का उत्तर कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं अरे आपको प्रश्न बताता का हूं, उत्तर ही तो अभी देता हूं मैं आपको एग्जांपल दे सबका देता हूं, मैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। बताओ। सड़क को लेकर आपका कुछ दिन पहले का बयान था, हमने सड़क बंद नहीं की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क खोल दो। आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बयान है कि आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बयान है कि सड़क जो है वो हमने बंद नहीं की है, वो खोलना चाहे तो खोल ले। उसके बाद अब आपके ही आंदोलन में चढ़ूनी साहब और आप लोगों का बयान है कि कैसे खोलेंगे हम देख लेते हैं। अब हम 26 तारीख से जो है और हम दिवाली प्रधानमंत्री के घर के बाहर मनाएंगे। तो आप लोग खुद ही अपने किसी स्टैंड पर कायम नहीं रहते। आप क्या जवाब देंगे राकेश टिकैत जी? क्या पुलिस ने क्या, अरे सरकार ने खोल दिया क्या रास्ते? खोल ही रहे थे। आपके चढ़ूनी साहब धमकी दे रहे हैं कि खोलेंगे, देखते हैं कैसे खोल लेते हैं। खुलवा दो। अरे तो हम भी दिल्ली जाने का तो अधिकार हमारा है ना सबसे पहले। हाँ, तो खोलने दीजिए। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? वो धमकी क्यों दे रहे हैं कि अगर खोला तो अच्छा नहीं होगा? ये क्यों कह रहे हैं? अरे दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जाने की धमकी है क्या? दिल्ली में हम नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं। अपने टैक्स नहीं राकेश टिकैत जी, उनका स्टेटमेंट है खोला तो अच्छा नहीं होगा, खोला तो अच्छा नहीं होगा। हमारा कोई नहीं है, हमारा ये है कि आप खोल लो, सबसे पहले जाने वाले हम हैं। नहीं तो आपको क्यों जाने दिया जाएगा? मुझे एक बात भी बताओ कि जो 10 महीने पहले कोई दिल्ली जाना था और वो दिल्ली नहीं गया, वो एक आदमी बताओ। वे आदमी तो हम है ना। 1 साल पहले दिल्ली जाना था और हम दिल्ली नहीं गए अपनी फसल लेके। तो आप तो अपनी मर्जी से नहीं गए सर। आप तो कलकत्ता चले गए ममता बनर्जी से मिलने, आप तो यूपी चले गए बीजेपी को वोट ना दो ये कहने के लिए। हाँ, तो दिल्ली में आपको जाने से किसने रोका था? 5 लोग चले जाइए कृषि मंत्री के घर पर, बाहर बैठ जाइए, हम लोग आएंगे, आपका कैमरा लेके कवर करेंगे। अरे बात करने क्यों जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे हम 5 आदमी? वे जैसे पहले उन्होंने 12 दौर की बातचीत करी, ऐसे ही वे मेल भेजेंगे, जगह स्थान वे बताएंगे जब हम बताएंगे। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि बात करवा दो आप, यानी आप बात करने के इच्छुक थे। अब आप वहां बात करने नहीं जाएंगे, वो आपको मेल भेजे तब आप जाएंगे। तो कंडीशन आप तो भेजो ना कि कौन से बात करनी है बगैर कंडीशन। कृषि मंत्री का घर नहीं पता आपको? पता है कि पार्लियामेंट के बाहर मंडी कहां लगानी है? कृषि मंत्री का घर नहीं पता? चलिए हम ले चलते हैं। हम ऐसे मेरे साथ चलिए सर, मेरे साथ चलिएगा। ऐसे नहीं जाते अरे ऐसे नहीं जाते भाई। हम कोई ऐसे हुए हैं कि हम उनके दरवाजे पे बैठे रहेंगे, हमारे से बात कर लो। क्यों? अभी तो आप दिल्ली के दरवाजे पे बैठे ही हैं, बातचीत कर दिल्ली के बाहर बैठे ही है ना सर। कृषि मंत्री के बाहर बैठ जाइए, प्रदर्शन कीजिए। क्यों बैठ जाएं? फसल बेचने जाएंगे। हाँ, तो फसल बेचिए, कृषि मंत्री के घर के बाहर बेचिए भाई। दिल्ली में क्या दिक्कत है? कृषि मंत्री के घर के बाहर बेचिए। हाँ बेचे। क्यों बेचे? अरे अभी कह रहे हैं बेचेंगे, आप कह रहे हैं अब नहीं बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो देश में, प्रधानमंत्री ने कहा, सुन लो बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं पर भी बेच दो, उन्हें कोई स्थान नहीं बताया। हाँ, तो राहुल गांधी के घर के बाहर बेचिए, राहुल गांधी के घर के बाहर बेचिए। क्यों? पार्लियामेंट पे बेचेंगे? पार्लियामेंट कोई जगह नहीं है बेचने की। राहुल गांधी के घर के बाहर बेचिए, वहां क्यों नहीं बेचते? बेचेंगे, पार्लियामेंट पे बिकेगी। आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं, और सरकार जिस भाषा में समझना चाहती है उस भाषा में समझ। आपका मकसद जो है ना सर राकेश टिकैत जी, जब आप ऐसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं आपका मकसद है ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। आपका मकसद है इसका पॉलिटिकल फायदा लेना, और वो भी आपको नहीं मिल रहा। हम क्या पॉलिटिकल ले रहे हैं? हमको पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं आप हर जगह जाके बोलते हैं बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन राजस्थान के किसान के पास नहीं जाते, पंजाब के किसान के पास नहीं जाते। जब हमारा बहन से रोड़ा रुक्का हो रहा तो क्यों कहेंगे और इनको वोट दो? जब तक हमारा बातचीत नहीं होगी हम तो लोग तो ये भी कह रहे हैं आप लोग डर गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अमित शाह से मिल रहे हैं, आप लोग घबरा गए हैं कि आंदोलन खत्म ना हो जाए। ना, हमें कौन किससे मिल रहा है, हमारा क्या मतलब उससे? मिल लो, हमारा तो वो करवा दो समझौता, हमारा कोई करवा दो, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे सर कि अभी आप जो किसानों के साथ वो मसला हो गया, गाड़ी चढ़ गई, उस मामले में आप कैसे बीच बचाव करने चले गए, इसको भी लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि आपकी कुछ सेटिंग हो गई है। लखीमपुर खीरीवाड़ा जी जी, गाड़ी चढ़ गया, चढ़ाई वो तो अभी जांच में पता चलेगा सर, गाड़ी चढ़ाई ना, वो जांच में पता चलेगा सर। अजय टेन क्यों दिखाई नहीं दिया था वो सबको, क्यों दिखाई नहीं दिया वो? दिखाई देने के अगर 8 दिखाई लोग देने मारे पे गए। चलना है तो फिर तो वहां लोगों को बीच खेत में लिटाकर पीटते हुए भी लोग दिखे जिन्होंने मार दिया, वो भी दिखाई अजय दिया, लेकिन टेनी उसमें भी जांच का इंतजार कर जो रहे हैं। गृह राज्य मंत्री है वो 120B का मुलजिम है। नहीं, गृह राज्य मंत्री तो मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा होगा सर, तिकोनिया थाने में आपको दिखे होंगे गृह राज्य मंत्री, मुझे नहीं दिखे। नहीं, आप उससे पूछ लो, आपको कहा दिखेंगे भाई? हाँ तो वीडियो दिखाइए ना सर, किस वीडियो में दिख रहे हैं गृह राज्य मंत्री? एंकर प्रवक्ता बन जाएंगे तो नहीं दिखेंगे। नहीं, ये आपका तर्क हो सकता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सर। 120B का किस मुलजिम वीडियो कैसे में है? गृह राज्य मंत्री है? 120B का मुलजिम कैसे है? नहीं तो आपने वहां सुलह क्यों 120B का कराई? मुलजिम गृह राज्य आप मंत्री है, वहां सुलह कराने क्यों गए? आपकी सेटिंग हो गई थी क्या? सुलह कहाँ हुई? एक समझौता हुआ। नहीं, क्यों समझौता कराया? अगर गृह राज्य मंत्री आपको दिख गए थे, अरेस्ट करवाते गृह राज्य मंत्री को, आपने क्यों कराया? लोग यही तो कह रहे हैं आपकी सेटिंग हो गई है। किसी की डेथ पे उनकी बॉडी रख के उस पर आंदोलन करें, जो उत्तर प्रदेश से जो हुआ और जो उन्होंने फिर लिख के दे दिया केंद्र को। भाई यहां पे भी हो जाएगा ना, अगर किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को भारत सरकार पूर्ण रूप से कृषि कानूनों में भी भेज देगी, फुल फ्लैश पावर देके, उसी दिन समझौता हो जाएगा। जब तक पंच कान की बात सुनता रहेगा और दूसरे से सवाल का क्वेश्चन लेकर आएगा, समझौता होगा ही नहीं। वहां पे अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर में आए, उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मामले हम पूरे के पूरे कर देंगे, 4 घंटे में समझौता हो गया। और जो दिल्ली का मामला है, उन्होंने कहा कि हम उनको अवगत करा देंगे। मुख्य उसके अजय टेनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो उन्होंने लिख कर दे दिया। उसकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी केंद्र सरकार के हाथ में है। 2 चीज रहेगी और पे होगा कम समझौता। तो ये तो जो मामला हुआ, ये तो आपके बिना भी हो सकता था। आप ही को लेकर सरकार क्यों गई, जबकि आप सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, आपको लेकर सरकार क्यों गई? लोगों के मन में ये प्रश्न है। अब भाई मुझे क्या पता क्यों गई? आप क्यों गए? वहां तो 10,000 आदमी थे। आप क्यों गए सर? 10,000 लोग थे, क्यों ना आप जाएं? क्यों गए सर ये समझौता कराने? नहीं, क्यों ना जाएं? लोगों को डाउट होने लगा है राकेश टिकैत पर। कभी कभी आंदोलन खत्म करते करते रोने लगते हैं और आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कभी कभी जाते हैं समझौता करा देते हैं। ये कैसे हो रहा है? कोई डाउट नहीं हो रहा भाई, कोई नहीं डाउट है किसी को, ना जनता को डाउट है ना किसी को। कितने लोग, आप ही के मुजफ्फर, आप ही के गांव के कितने दूसरे किसान नेता आके आप पे डाउट कर देते हैं, हमारी डिबेट में आके कर देते हैं। कर लें दो, हाँ बुला करो भाई, ऐसे लोग तो चाहिए आपको, जब भी तो आपका चैनल। नहीं, मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, लूट लो, मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, आपको भी पूरा मौका मिलता है हमारे चैनल पर। नहीं, हम मने कहाँ कर रहे हैं? आप बुला लो ना, आपको जिसको बुलाना है बुला लो भाई, सभी विचारधारा के लोग चाहिए ना वहां पे, बुलाओ। आपने मानवता के नाम पर समझौता करा दिया, ट्रैक्टर का 1 साल पुराना। सर आपने मानवता के नाम पर समझौता करा दिया। योगेंद्र यादव मानवता के नाम पर मिलने गए थे, उन पर एक्शन क्यों कर दिया आपके संगठन ने? कर दिया तो इंटरनल बात है हमारी। अब ये इंटरनल बात हो गई, आप पर तो एक्शन नहीं हुआ, आप तो मानवता के नाम पर समझौता करा के चले आए, गृह राज्य मंत्री को अरेस्ट नहीं कराया। अरे करवा दिया, वो तो हमारा अंदर का मामला है ना, कर ली, उसमें क्या मतलब है आपका किसी का? यूपी चुनाव बीजेपी जीत जाएगी तो आंदोलन खत्म कर देंगे? क्यों खत्म कर देंगे? और क्यों सरकार ये जीत जाएगी बीजेपी? किसने कहा? गलत फहमी मत रहना सर, कहीं तो आप मानेंगे कि किसान आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर यूपी में भी बीजेपी जीत रही, हर उपचुनाव जीत रही है, हर जगह जीत रही है, तो आपके साथ है कौन? लेना है ले लो इनसे, आपके साथ है कौन? जनता इनको वोट नहीं देगी। सुन लो बात, आप चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतेगी? वोट नहीं देगी, गुंडागर्दी से ये जीतेंगे। गुंडागर्दी से कैसे जीत जाएंगे? गुंडागर्दी से कैसे जीतते हैं सर, मुझे बताइए, इसका एग्जांपल दीजिए। जिला पंचायत का जिला पंचायत देखिएगा आपने,
अरे सर, अब आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं और जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फर्क नहीं है। ईवीएम से वोट पड़ेंगे, आप कह रहे हैं लोगों को मार मार के जीत जाएंगे ये। तो इसका मतलब ये है कि जिला पंचायत में इन्होंने गड़बड़ करी? नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोनों में फर्क है। जिला पंचायत का चुनाव और जो विधानसभा का चुनाव है, दोनों में फर्क है। मैं आपसे ही कहूंगा, आप रुको तो, अरे सुनो तो, आप ऐसे कहां रपट कर चले जाओगे? मैं कह रहा कि जिला पंचायत में आपके अनुसार इन्होंने गड़बड़ करी या नहीं करी? नहीं, मेरे हिसाब से जिला पंचायत के चुनाव में सब तरफ से हिंसा हुई, सब तरफ से हुई। हमने रिपोर्ट भी की, किसी एक ने नहीं की। आपको आजकल बीजेपी का दिखता है इसलिए आपको दिखा होगा। हिंसा तो हुई नहीं। अरे हिंसा तो हुई नहीं। अरे सर, अब वो आपको दिखेगी नहीं ना। हिंसा कहाँ हुई? आपको दिखेगी नहीं ना सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यूपी चुनाव पे सर कहीं तो एक डेडलाइन बनाइए। यूपी चुनाव में भी लोग आपकी सुनकर अगर बीजेपी को ना हराएं तो आंदोलन खत्म कीजिए। अरे बात तो सुन लो ना, हम ये कह रहे कि जिला पंचायत में क्या हुआ। इनके दो गाजियाबाद में दो इनके कैंडिडेट थे पंचायत अध्यक्ष, इनका हापुड़ में इनके पास में 6 थे जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका मुरादाबाद में कहीं इनसे लगा के इनके 500 कुछ कैंडिडेट जीते 3050 सीटों में से, और जिला पंचायत इन्हीं के बने 90%। तो आपको नहीं लगा कि अच्छा मैं एक चीज पूछूं, अब एक चीज पूछूं आपसे, क्या आप मान ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि आप कह रहे हैं उनके पास बल है, तो उस बल से वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? गुंडागर्दी से तो वही आदमी कुछ भी कर सके, सरकारी वो हाथ में हो तो कुछ भी कर सके। तो मतलब बीजेपी जीत जाएगी यूपी चुनाव? हम ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से तो कुछ भी कर ले। हाँ, तो गुंडागर्दी आप कह रहे हैं कर रही है, तो गुंडागर्दी से जीत जाएगी ना। तो फिर आप मान रहे हैं कि यूपी में जीत रही है बीजेपी? तो आप इसका मतलब आप इसका मतलब गुंडागर्दी को सपोर्ट करता है क्या आपका चैनल? नहीं, मैं भाई आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है, मैं तो नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी से जीत जाएंगे, देश भर में गुंडागर्दी से जीत रहे हैं। इसका मतलब आपका चैनल गुंडागर्दी को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, मेरे सपोर्ट करने से थोड़ी जीत रहे हैं। गड़बड़ हुई सर, आपका तर्क है वो गुंडागर्दी से जीतेंगे, आपका तर्क है वो गुंडागर्दी से जीतेंगे, मैंने नहीं कहा। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने मान लिया गुंडागर्दी से जीतेंगे तो नतीजा फिर आपने तय कर दिया। क्या हुआ, क्या पता क्या होगा? आज तो हमें क्या पता, हम क्या को चुनाव में उसमें है कि कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। आप लड़ेंगे कि नहीं? किसान आंदोलन के लोग हैं, सरकार हमारी बात में ना, हम तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ना। और 26 नवंबर के बाद क्या करेंगे? 26 नवंबर तक सरकार को टाइम दिया है हमने कि भाई बातचीत करनी हो, समझौता करना हो, हमारा भी क्यों खर्च करवाओ, अपना बातचीत कर लो। और अगर नहीं आप बातचीत करते तो फिर 26 तारीख के बाद में हमको भी टेंट मांगने, पन्नियां फटगी, तिरपाल फटगे, हमारे बांस चाहिएंगे, तो हम शुरू करेंगे फिर 26, 27, 28 तारीख से मांगना शुरू करेंगे। तो दोबारा फिर टेंट को रिपेयरिंग करेंगे इनका, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, आगे पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब रहेंगे वहीं, टेंट नया लगा लेंगे। और कहां जाएंगे भाई, वो जगह बता दो आप हमको। नहीं, आपका देश है सर, कहीं भी जाइए, आप तो पार्लियामेंट जा सकते हैं। हाँ ना, बता दो पार्लियामेंट पे चल जाएंगे, आप जगह दिलवा दो वहां पे ना। अरे सर, आप पूर्वज पहले कुछ लोग मेरे घर में भी आके रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही मामला है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, एक चीज और बता दीजिए। क्यों नहीं घर पे क्यों रहे, बताओ। एक चीज और बता दीजिए सर, बहुत लोग ये भी पूछते हैं 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है? इसका खर्चा गांव के लोग लेकर आवे, आटा दाल चावल, अभी फिर मंगवाओगे। इतना 1 साल में कितना खर्चा हुआ होगा, कुछ अंदाजा? कोई और दे रहा है इसका खर्चा, क्या पता कितना हुआ होगा। तो जनता है भाई, अपने बहुत लोगों को लगता है इतना तो किसानों की मदद कर देते, कितनी आत्महत्याएं रुक जाती है। हाँ, तो ये आंदोलन उसी के लिए तो है, ये आंदोलन उसी के लिए है। गांव के गांव यहाँ टेंट लग रहे, गांव से ही लोग राशन जाते हैं। आलू का किसान, अलीगढ़ और इस साइड का किसान आलू जाकर देता है,
हल्दी वाला किसान हल्दी दे जा आंदोलन में, आटा दाल और चावल सब जहां जहां फसल पैदा होती है वहां सब चंदा इकट्ठा करे गांव के लोग और लेकर आते हैं सामान यहाँ पे। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 26 नवंबर के बाद आपसे फिर एक बार बात होगी और उम्मीद करते हैं कि इसमें आपकी और सरकार की बात हो और कुछ रास्ता निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत को आपने सुन लिया, क्यों उपचुनाव में बीजेपी की सीटें नहीं कम हुई, क्यों बीजेपी गठबंधन जो है वो एक सीट ज्यादा पाता है, क्यों वोट शेयर बढ़ जाता है, क्यों काले कानून जो बताए जाते हैं वो रुके होने के बाद भी रोड खाली नहीं करते, क्यों वहां से जो प्रदर्शन हो रहा है वो देश भर का प्रदर्शन है या नहीं, इस पे किसी पर भी कोई जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन आंदोलन चलेगा। यूपी में पहले ही से मान ले रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी क्योंकि वो गुंडागर्दी करेगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है वहां पर बीजेपी मजबूत है, और ये भी नहीं कह रहे कि अगर हार गए तो आंदोलन खत्म कर देंगे। अरे भाई, जो आंदोलन कहीं टिक नहीं रहा उसको रखने का औचित्य क्या है? राकेश टिकैत किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। खैर, पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास। और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के बारे में लगातार बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अधम खान ने अकबर के करीबी अतगा खान का कत्ल किया। उसके बाद अकबर को मारने के लिए अधम महल में पहुंचा। अकबर के सैनिकों ने अधम को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने अधम को छत से नीचे फेंकने की सजा सुनाई। 2 बार उसे नीचे फेंका, तब जाके उसकी मौत हुई और उसकी मां माहम अनगा को गहरा सदमा लगा और 40 दिन बाद माहम अनगा की भी बीमारी से मौत हो गई। अब अकबर पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, वो स्वतंत्र फैसले ले रहा था। अकबर ने शासन के तरीके को बदलना शुरू किया। यहां से आगे क्या हुआ अब आपको बताते हैं। माहम अनगा का अकबर के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव था। माहम की मौत के बाद भी कई दिनों तक अकबर उनको याद करता था। माहम अनगा और बैरम खान की मौत के बाद अकबर पूरी तरह से आजाद तो था, लेकिन थोड़ा अकेला भी पड़ गया। वो अपने हिसाब से शासन चलाने लगा। उसने शासन और प्रशासन के स्तर पर फेरबदल शुरू किया। अकबर ने माहम अनगा के शासन तंत्र को खत्म किया। माहम के समय में सत्ता हरम से संचालित होती थी। माहम अनगा, जीजी अनगा, अधम खान, मुनीम खान इसके प्रमुख होते थे। शुरुआती दौर में अकबर भी इनके प्रभाव में था। अकबर ने पर्दा शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के परिवार को दास बनाने की प्रथा थी। 1562 में अकबर ने इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। शासन पर अकबर का पूरी तरह से अब कंट्रोल हो चुका था। अब वो अपने मुताबिक फैसले ले रहा था। अकबर ने शासन व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, वो खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर भी अकबर ने खत्म कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, हालांकि बाद में अकबर ने इसे फिर से लागू कर दिया। सती प्रथा पर भी अकबर ने रोक लगाने की कोशिश की, हालांकि इसमें अकबर सफल नहीं हो पाया। अकबर ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया। अकबर अपने हिसाब से फैसले ले रहा था। उसने कई राजाओं से संबंध सुधारने की कोशिशें की। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने सैन्य अभियान के साथ साथ संधियों का सहारा लिया। अकबर की ताकत की वजह से कई राज्य बिना जंग लड़े ही उसके अधीन आ गए थे। अकबर ने जिस जजिया कर को खत्म किया और बाद में फिर से लागू किया, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हिंदुओं पर सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब के खलीफा का सेनापति था। कासिम ने 7वीं सदी के अंत में सिंध पर हमला किया और कासिम के बाद तुगलक वंश के दौरान हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तुगलक के फैसले का ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने जजिया कर हटाने के लिए दिल्ली में भूख हड़ताल की। विरोध और भूख हड़ताल के बाद भी जजिया कर हटा नहीं। इसके बाद से जजिया कर की परंपरा चलती रही। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। नहीं देने वाले लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। जजिया से मिला पैसा बादशाह के निजी खजाने में जमा हो जाता था।
यह हाल था। फिरोज शाह तुगलक वही शासक है जिसके नाम पर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। अगस्त 2019 में इसी स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। अकबर शासन और प्रशासन में बदलाव कर रहा था। अकबर के सुधारों ने उसकी दरबारी नाराज होने लगे। दरबार के बड़े लोगों को लगने लगा कि अकबर के फैसलों से मुगलों और इस्लाम का महत्व कम हो जाएगा। इसी दौरान अकबर ने अपने सरदारों से एक बात कही। अकबर ने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात है, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई अंतर नहीं। अकबर के बयान पर दरबार में विवाद शुरू हो गया। अब्दुल कादिर बदायूनी नाम के विद्वान ने अकबर का विरोध किया। बदायूनी ने कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है। अपनी किताब बदायूनी में इसका जिक्र किया और लिखा कि अकबर गलत धार्मिक फैसले ले रहा था। बदायूनी के किताब की खबर अकबर तक पहुंच गई। इसके बाद अकबर ने बदायूनी को अनोखी सजा दी। बदायूं को महाभारत का फारसी अनुवाद करने के लिए कहा था। अकबर ने रामायण का भी फारसी अनुवाद करने का आदेश दिया। अब सोचिए उस पर क्या बीती। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम रज़्मनामा दिया। महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए बदायूं ने कई संतों से मुलाकात की, कई मंदिरों और मठों में भटकना पड़ा। रज़्मनामा को आज भी महाभारत का सबसे सटीक फारसी अनुवाद माना जाता है। अब आगे बताते हैं। साल 1564 का समय चल रहा था। सत्ता पर अकबर की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। आदम खान वाले चैप्टर के बाद विरोध की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। अब अकबर ने जनता को संदेश देना शुरू किया कि वो सत्ता चलाने के लिए कठोर फैसले ले सकता है। इसी दौरान अकबर के चाचा ने ऐसी गलती की जिससे अकबर नाराज हुआ। अकबर के चाचा मुअज्जम ने एक लड़की को कैद कर लिया। जनता ने अकबर के चाचा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जनता के विरोध की खबर अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने मामले की पड़ताल शुरू की। अकबर ने एक सैनिक को मुअज्जम के पास भेजा और मुअज्जम ने सैनिक को मारकर भगा दिया। मुअज्जम की इस हरकत से अकबर गुस्सा हो गया। उसने मुअज्जम को सजा देने का फैसला किया। मुअज्जम को पानी में डुबोकर मारने का फरमान जारी हो गया। अकबर ने पहले भाई सामान अधम और फिर चाचा मुअज्जम को जिस तरह से सजा दी, उससे जनता में कठोर छवि बनी अकबर की। जनता को लगने लगा कि इंसाफ करने में अकबर रिश्ते नहीं देखता था, दोषी पाए जाने पर सख्त सजा भी देता था। तो ये अकबर का एक और चैप्टर आपके सामने रखा, लेकिन इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। सुरक्षित और सबसे मिलजुल कर दिवाली मनाइएगा।